जय जगन्नाथ, वेलकम टू डीप इनसाइट्स। आज हम देखेंगे भारत का इतिहास। उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला हुआ यह उपमहाद्वीपीय भारत वर्ष के नाम से जाना जाता है, जिसे महाकाव्य तथा पुराणों में भारत वर्ष या भारत का देश तथा यहाँ के निवासियों को भारती अर्थात भारत की संतान कहा गया है। भारत जो है एक प्राचीन कबीले उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों का एक समूह। कबीले किसे बोलते हैं? प्राचीन कबीले जो उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोग होते हैं, एक समूह होते हैं, उन्हें हम कबीले बोलते हैं। उन्हीं की नाम था, उसका उल्लेख ऋग्वेद में भी मिलता है। देखिए, जो भारतीय हमें बोलते हैं, हम भारतवर्ष के नागरिक हैं, तो भारत नाम कैसे आया, यही हम अभी डिस्कशन कर रहे हैं। देखिए, भारत देश जो है वो उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला हुआ एक उपमहाद्वीप है। उपमहाद्वीप हम किसे कहते हैं? अगर हम बात करें डेफिनेशन उपमहाद्वीप के, तो उपमहाद्वीप हम जिसे बोलते हैं वो होता है एक तरफ से पर्वत और तीन तरफ से जब समंदर घिर जाता है एक कंट्री को या एक देश को, उसे हम उपमहाद्वीप बोलते हैं। इसी दृष्टिकोण से भारत एक उपमहाद्वीप है, जिसे महाकाव्य तथा पुराणों में क्या उल्लेख किया गया है? भारत वर्ष के नाम से उल्लेख किया गया है। जो इसका मतलब क्या होता है? भरत का देश, भरत एक राजा थे जो कहाँ के निवासी थे, जो तो इसलिए जब भरत का देश होता है तो भारती कहते थे। भरत के संतान, भारती का मतलब होता है जो भरत के संतान कहलाते हैं। देखिए, राजा अगर पिता हुआ तो राज्यवासी उनके संतान कहलाते हैं। इसी दृष्टिकोण से क्या हो गया ना, अगर भरत का देश हो गया भारत, तो हम हो गए नागरिक, हो गए भारती। देखिए, भारत एक क्या है? प्राचीन कबीले का नाम था। भरत का क्या था? एक प्राचीन कबीले का नाम था। इसका उल्लेख हम ऋग्वेद में देख सकते हैं। देखिए, इंपोर्टेंट पॉइंट, हम जो भरत जो कबीले है वो किस ओर है? उत्तर आएगा, उत्तर पश्चिम के ओर। और ये उल्लेख किस वेद में है? कबीले के बारे में, भारत एक कबीला है, ये बारे में हम ऋग्वेद से होते हैं। देखिए, हम जो है विषय को पढ़ने के सहित थोड़ा सा शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे, जो कि आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा। तो बाद में उसका प्रयोग देश के लिए होने लगा। तो देखिए, उसके बाद प्रयोग जो होने लगा उसका देश के लिए, प्राचीन प्राचीन भारतीय अपने देश में जम्बू द्वीप अर्थात जम्बू मतलब जामुन वृक्षों का द्वीप कहते थे। प्राचीन भारतीय जो है अपने देश क्या बोलते थे? जम्बू का द्वीप, जम्बू द्वीप बोलते थे, यानी कि जामुन वृक्ष अधिक मात्रा में इधर इस जगह पर देखी पाई जाती है, इसलिए हम इसे जम्बू द्वीप भी बोलते हैं। देखिए, ये सब हम जान रहे हैं, भारत के जो प्रीवियस नेम है वो सब अभी हम डिस्कशन कर रहे हैं। प्राचीन ईरानी इसे सिंधु नदी के नाम से जोड़ते थे। ईरानी जो थे, प्राचीन ईरानी, वो क्या करते थे? इसे सिंधु नदी के नाम से जोड़ते थे, जिसे वे सिंधु ना कहकर हिंदू कहते थे। देखिए, उनका थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन में चेंज कर दिए थे। कौन? जो प्राचीन ईरानी थे वो प्रोनाउंसिएशन में उसे चेंज करके क्या बोलते थे? सिंधु को गलती से हिंदू बोलते थे। यही नाम फिर से पश्चिम में फैल गया। तो ये नाम प्राचीन ईरानी से लेकर अभी पश्चिम में फैल गया और पूरे देश को इसी एक नदी के नाम से जानने लगे। देखिए, हम सिंधु नदी का नाम ऐसे हिंदू पड़ गया। ये सब आज हमें नागरिक होने के हिसाब से हमें ये सब नॉलेज रखने की बहुत ही ज्यादा जरूरत है। यूनानी इसे इंद, देखिए यूनानी इसे क्या बोलते थे? हर पॉइंट इधर इम्पोर्टेंट है, अतः आप थोड़ा सा मन लगा के पढ़े, डिस्टर्ब ना होए। और खाता जो नोट रखिए पास में, पेन नोट, उसको यूज करके आप थोड़ा सा शॉर्ट नोट बनाइए, जो कि आपको बाद में पढ़ने के लिए जो कि आसानी होगा।
समझने के लिए आसानी होगा। मध्यकाल में इस देश को हिंदुस्तान कहा जाता था। तो मध्यकाल में इसे क्या बोलते थे हम? यूनानी, इसे यूनानी क्या बोलते थे पहले हम जानेंगे। यूनानी इस देश को इंद बोलते थे और मध्यकाल में इस देश को हम हिंदुस्तान कहे कहा जाने लगे। तो हम क्या बोलते थे मध्यकाल में? हिंदुस्तान बोलते थे। यह शब्द भी फारसी शब्द है। फारसी शब्द हिंदू से बना है। तो फारसी शब्द होता है हिंदू, इससे बना है हिंदुस्तान। यूनानी भाषा के जो है इंद, इंद के आधार पर अंग्रेज इसे इंडिया बोलते थे। तो हम अभी जाने इंडिया कैसे हमारा कंट्री का नाम हुआ। इंद से आ गया प्रोनाउंसिएशन इंडिया, जो कि यूनानी भाषा के अंतर्गत है। देखिए अभी हम नेक्स्ट पैराग्राफ को देखेंगे। विंध्य की पर्वत श्रृंखला जो होती है, विंध्य के जो पर्वत श्रृंखला होती है, देश के उत्तर और दक्षिण दो भागों में बढ़ती है। दो भागों में ये बटी हुई है, एक उत्तर और दूसरा दक्षिण ओर। उत्तर में झंड उत्तर में झंडो उत्तर में सॉरी इंडो इंडो यूरोपीय परिवार की भाषाएं बोलने वालों की और दक्षिण में द्राविड़ परिवार की भाषाएं बोलने वालों की बहुमत है। देखिए बहुमत हम किस किस पक्ष में देखते हैं। देखिए एक आ गया इधर उत्तर में इंडो यूरोपीय परिवार के भाषाएं बोलने वाले थे। इंडो यूरोपीय भाषा जो है वो कौन बोलते थे? उत्तर में बोलते थे इंडो यूरोपीय भाषाएं। अभी देखिए भाषा भित्तिक जेहेतु ये होया हो गया है डिवाइडेशन। तो हम दक्षिण में द्राविड़ परिवार होते हैं, इनका जो है बहुमत होता है बोलने वालों में। मतलब कि इनकी जो लैंग्वेज है वो अलग अलग होती है। भारत की जनसंख्या का निर्माण जिन प्रमुख नस्लों के लोगों के मिश्रण से हुआ है, ये इस प्रकार है। प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड एंड पेलियो मेडिटेरियन एंड काकेसायोड एंड निग्रोयोड और मंगोलायोड। इससे भारतीय इतिहास को अध्ययन की सुविधा के लिए तीन भागों में देखिए। भारत के इतिहास को जब हम पढ़ेंगे तो डिवाइडेशन जितना जितना ज्यादा डिवाइडेशन करेंगे उतना इजी होगा हमें कुछ चीजों को, कुछ कंसेप्ट को समझने के लिए। तो हमें डिवाइड करके पढ़ने की जरूरत है। कोई भी सिलेबस अगर हमारे पास होगा उसे अगर हम डिवाइड करके पढ़ेंगे तो इजीली उसे थोड़ा थोड़ा करके एक दिन में रूटीन बना के हम कवर कर सकते हैं। लेकिन उसे देखेंगे अगर तो वो ज्यादा लगेगा। लेकिन थोड़ा सा डेली हम उसे अगर प्रैक्टिस करेंगे तो वो निश्चित रूप से जितना भी बड़ा सिलेबस क्यों ना हो वो हम कवर कर सकेंगे। देखिए अभी हम जानेंगे तीन भागों में। देखिए भारत का इतिहास को क्यों हमें डिवाइडेशन की जरूरत होगी। देखिए पढ़ने के लिए सुविधा देती है, इसलिए इसे हम डिवाइड किए हैं। प्राचीन भारत हो गया एक, मध्यकालीन भारत एक, आधुनिक भारत एक। तो नोट, सबसे पहले इतिहास को तीन भागों में बांटने का श्रेय जर्मन इतिहासकार क्रिस्टोफर सेलिडियस को दिया जाता है। तो देखिए जो भारत का जो इतिहास को, नहीं भारत नहीं, बस इतिहासकार जो थे वो देखिए हिस्ट्री को जब हम डिवाइड करते हैं, मैं अभी बोली थी, वो हमें आसानी से याद रह जाती है। ये बात पहले जो हिस्टोरियन थे क्रिस्टोफ कैलेरियस, उन्हें ये बात मालूम हुई थी तो वो क्या करें, हिस्ट्री को डिवाइड किए। अभी हम जानेंगे भारत के इतिहास को तीन भागों में बांटा गया है। जो क्रिस्टोफ कैलेरियस थे उनका जो है टाइम है 1638 टू 1707। ओके, प्राचीन भारत के बारे में अभी हम देखेंगे। तो तीन भाग में हो गए भारत, प्राचीन भारत, एक मध्यकालीन भारत, एक आधुनिक भारत। अभी हम देखेंगे प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत के बारे में, जो सोर्सेस हमें मिलती है। तो कि हिस्ट्री तो अभी हम प्रेजेंट में रहते हैं, आगे आएगा फ्यूचर। लेकिन अगर हम अपनी लाइफस्टाइल को अच्छे से सुधारना चाहेंगे, एक अच्छी जीवन हम जीना चाहेंगे, एक हेल्दी लाइफ हम जीना चाहेंगे, तो हमें इतिहास पढ़ने की जरूरत होगी ही होगी। इसलिए हिस्ट्री इज इम्पोर्टेंट। तो देखिए हिस्ट्री को तो कोई नहीं देखा है या फ्यूचर को भी कोई नहीं देखा है। फ्यूचर को हम बस थोड़ा सा प्रेडिक्ट कर सकते हैं, क्या करने से क्या अच्छा होगा या बुरा होगा, बस प्रेडिक्ट ही कर सकते हैं, गेस कर सकते हैं। लेकिन कोई कंफर्मेशन ऐसा है नहीं कि एक सेकंड के बाद क्या होगा। ऐसे ही हम हिस्ट्री की अगर बात करें तो हिस्ट्री भी एक ऐसी चीज है जिसका जो है जिसको कोई नहीं देखा। तो इसको हम
पढ़ने के लिए जो सोर्सेस का यूज़ करते हैं, जो प्रमाण होते हैं हिस्ट्री के, उन्हीं के आधार पर हम जानते हैं कि पहले कैसे लोग थे, कैसे जीवन-यापन करते थे, क्या खाते थे, क्या पीते थे। इसका इन्फॉर्मेशन हम किन-किन चीज़ों से, किन-किन स्रोत से पाते थे, वही हम वर्तमान देखेंगे। प्राचीन भारतीय इतिहास के विषय में जानकारी मुख्यतः 4 स्रोतों से प्राप्त होती है। पहला है धर्म ग्रंथ, दूसरा है ऐतिहासिक ग्रंथ, तीसरा विदेशियों का विवरण और चौथा हो गया पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्राचीन भारत का इतिहास को जानने के लिए हम किस स्रोत पर डिपेंडेंट होते हैं? देखिए, धर्म ग्रंथ हो गया, ऐतिहासिक ग्रंथ हो गया, विदेशियों की विवरणी हो गई एंड पुरातत्व प्रत्नतत्व पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। यही 4 चीज़ों पे हमारा प्राचीन भारत का इतिहास का स्रोत जो है डिपेंडेंट है। तो आज के लिए इतना। नेक्स्ट क्लास में थोड़ा-सा हम धर्म ग्रंथ एवं ऐतिहासिक ग्रंथ से मिलने वाले महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में आलोचना करेंगे।